बच्चों, कार्य, ऊर्जा और शक्ति में हमारा चैप्टर चल रहा है। इसमें आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता के विषय में। तो आज हमारा टॉपिक है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता क्या है। ठीक है, इसके विषय में आइंस्टीन ने सबसे पहले बताया था। ठीक है, इसलिए इसको आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी कहते हैं। आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्य एवं ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं तथा द्रव्य को ऊर्जा में एवं ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। ठीक है, और बदलने का जो समीकरण है E बराबर mc²। ठीक है, E आपका जो है ऊर्जा है, एनर्जी है, m आपका मास है, द्रव्यमान है, और c जो है वो प्रकाश की चाल है। ठीक है, तो E बराबर होता है mc²। इसी समीकरण से हम द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, आइंस्टीन ने यह प्रदर्शित किया कि द्रव्य एवं ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं तथा द्रव्य को ऊर्जा में एवं ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित करने का जो फार्मूला होता है E बराबर mc²। E आपका एनर्जी है, m मास है, और c आपका जो है प्रकाश की चाल है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की चाल जो होती है c, ये होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, अब यहां ध्यान दीजिएगा, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.6605 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये आपके सूत्र हैं, इसको याद रखेंगे आप। 1 AMU इज आल्सो इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल। ठीक है, फिर से देखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हो जाएगा आपका 1.6 × 10⁻13 जूल। तो ये आपका जो है, इन सब का प्रयोग जो है, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सवाल लगाते हैं, तो हम यूनिट में जिसमें जिसकी जरूरत होती है उसमें अनुसार इसका प्रयोग करते हैं। सिंपल से यहां आप बात जान लीजिएगा, द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदलने के लिए आइंस्टीन ने जो समीकरण दिया वो है आपका E बराबर mc²। बच्चों ध्यान देंगे, टॉपिक है हमारा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना नष्ट की जा सकती है। ठीक है, ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित अर्थात परिवर्तित किया जा सकता है। फिर से ध्यान देंगे, ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा संरक्षित रहती है। ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा संरक्षित रहती है। देखेंगे ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, इसका हम निगमन करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। ध्यान दीजिएगा, ये चित्र है, यहाँ पर आपका बिंदु A है, यहाँ बिंदु B है, यहाँ बिंदु C है। तीनों बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C, तीनों स्थितियों में हम ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा की गणना करेंगे। ठीक है, सबसे पहले A से C के बीच की दूरी h है, यह ऊंचाई पर स्थित है पृथ्वी तल से। ठीक है, और A से बिंदु B की दूरी x है, तो आपका B से C के बीच की दूरी हो जाएगा h - x।
ठीक है, कण आपका ए पर विराम अवस्था में है, ठीक, बिंदु ए पर विराम अवस्था में है, ठीक है। उसके बाद यहां से कण आपका नीचे की तरफ पृथ्वी की तरफ गिरता है। तो ध्यान दीजिएगा, माना यम द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई पर है, बिंदु ए पर स्थित है, ठीक है। यम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर किसी बिंदु ए पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, यह गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरने के लिए छोड़ दी जाती है, ठीक है। गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरने के लिए छोड़ दी जाती है, क्योंकि प्रारंभ में वस्तु बिंदु ए पर विराम में है। यहां पर आपका वस्तु विराम में है, अतः वस्तु की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी, k बराबर 0 हो जाएगी। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mgh। यम द्रव्यमान की वस्तु है और g गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, नीचे की तरफ काम कर रहा है और h इसकी ऊंचाई है, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mgh। तो बिंदु ए पर वस्तु की संपूर्ण ऊर्जा हो जाएगी आपकी E बराबर k प्लस यू। के आपका काइनेटिक एनर्जी है और यू पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों जोड़ देंगे आप 0 प्लस mgh, तो ये आपका आ जाएगा E बराबर mgh। कुल ऊर्जा जो हो जाएगी, संपूर्ण ऊर्जा जो हो जाएगी, वो आपका mgh हो जाएगी बिंदु ए पर, ठीक है। अब हम बिंदु बी पर ध्यान देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बिंदु ए पर निकल गया E बराबर mgh। अब आप बिंदु बी पे देखेंगे, ठीक। बिंदु बी पर देखिए, बिंदु बी आपका ए से बिंदु बी के बीच की दूरी हमने चित्र से x मीटर है, ठीक है। चित्र से बिंदु ए से बी की दूरी x मीटर है, ठीक है। तो आपका यहां से बिंदु बी की दूरी आपका जो है x मीटर नीचे की ओर है, और इस पर जो है वेग आपका हो जाएगा अर्जित वेग v हो जाएगा, ठीक। तब आप ध्यान दीजिएगा, गति के समीकरण से, ठीक है, गति के समीकरण से आपका होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक। यहां ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक वेग आपका 0 था, प्रारंभिक वेग 0 था जहां से हम चलना प्रारंभ करते हैं, और यहां पहुंचते हैं तो अंतिम वेग भी हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग आपका 0 था बिंदु ए पर, इसलिए v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh। तो यहां से v स्क्वायर हो जाएगा 2gh, ठीक। v स्क्वायर आपका आ जाएगा 2g। ध्यान दीजिएगा, यहां h जो है, h आपका x है, h क्या है, x है, तो ये हो जाएगा 2gx। आपकी जो ऊंचाई है यहां x है, बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी आपकी x है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 2gx, ठीक। v स्क्वायर का मान निकाल लिया हमने। अब ध्यान देंगे, अतः बिंदु बी पर गतिज ऊर्जा, अतः बिंदु बी पर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा आप जानते हैं k बराबर हाफ mv स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा k बराबर हाफ mv स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपकी वैल्यू जो हो जाएगी k बराबर हाफ mv स्क्वायर का मान रख देंगे 2gx। तो यहां से देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, k बराबर आपका आ जाएगा mgx। k बराबर काइनेटिक एनर्जी की आ जाएगी mgx। अब हम बिंदु v पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, ठीक है। बिंदु v पर, बिंदु b पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, देखिए स्थितिज ऊर्जा आपका द्रव्यमान m है,
और आपका गुरुत्व त्वरण जी है। अब यहां ध्यान देने की बात है, यहां पर वस्तु हो गई है, तो यहां से नीचे से इसकी दूरी है h माइनस यक्स, क्योंकि कुल ऊंचाई आपकी यक्स थी, तो यहां की स्थिति जो है वो नीचे से है h माइनस यक्स, तो आप रख देंगे h माइनस यक्स, और ये हो जाएगा आपका mgh माइनस mgx। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, कुल ऊर्जा निकालेंगे। कुल ऊर्जा बिंदु B पर वस्तु की संपूर्ण ऊर्जा, ठीक है, बिंदु B पर संपूर्ण ऊर्जा, ध्यान देंगे, बिंदु B पर जो संपूर्ण ऊर्जा हो जाएगी E बराबर K प्लस U, और रख के हम जोड़ देंगे। यहां से K का मान आया है mgx प्लस mgh माइनस mgx, और देखिए mgx से mgx आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आ जाएगा E बराबर mgh। तो हम देखते हैं ये आपका जो है बिंदु B पर भी आपका कुल ऊर्जा जो है, संपूर्ण ऊर्जा जो है वो mgh ही प्राप्त होती है। अब हम बिंदु इसी प्रकार बिंदु C पर देखेंगे, ठीक है, इसी प्रकार हम बिंदु C पर देखेंगे। बिंदु C पर ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, अंत में वस्तु यहां से आपका बिंदु C पर आती है, ठीक, वस्तु आपका जो है यात्रा के दौरान अंत में आपका बिंदु C पर पहुंचती है, ठीक है, जो लगभग पृथ्वी तल पर स्थित है, ठीक। हम इस स्थिति में मानते हैं वेग आपका, मानते हैं इस स्थिति में वस्तु द्वारा अर्जित वेग, वस्तु द्वारा अर्जित वेग v डैश है, ठीक है, एक बार हम भी यूज कर चुके हैं, इसलिए हम इसको मानते हैं v डैश। फिर गति के समीकरण से आप जानते हैं v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए प्रारंभिक वेग, गति का समीकरण आपका यही होता है 2gh, v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए प्रारंभिक वेग आपका शून्य था, ठीक, A से C में, A की स्थिति आपकी यहां पर वेग शून्य था, u आपका शून्य था, और C पर आपका जो है अंतिम वेग v डैश हमने माना है, तो ये हो जाएगा v डैश स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2gh, और ये हो जाएगा v डैश स्क्वायर इक्वल टू 2gh। आपका वेग निकल गया, ठीक है। अब बिंदु C पर आप गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। गतिज ऊर्जा हो जाएगी बिंदु C पर k बराबर हाफ यम v डैश स्क्वायर, तो ये हो जाएगा k बराबर हाफ यम, मान रख देंगे v डैश स्क्वायर में यहां से 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, k बराबर आपका आ जाएगा mgh। बिंदु C पर गतिज ऊर्जा निकल गई हमारी, ठीक है, बिंदु C पर गतिज ऊर्जा निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, बिंदु C पर स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे, ठीक, पुनः बिंदु C पर स्थितिज ऊर्जा, बिंदु C पर स्थितिज ऊर्जा, ये आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहां आपका जो है स्थितिज ऊर्जा mgh होती है, यहां आपका यह आपका यहीं आ गया, h शून्य हो गया, लगभग शून्य हो गया, आपका पृथ्वी पर है बस, तो यहाँ h बराबर शून्य हो जाएगा, mg तो शून्य आ जाएगा शून्य, तो कुल ऊर्जा जो हो जाएगी बिंदु C पर आ जाएगी E बराबर k प्लस u, और ये आ जाएगा आपका E बराबर mgh प्लस 0, ठीक, तो ये आपका आ जाएगा mgh, E बराबर mgh। तो ध्यान दीजिएगा, इसके पहले हमने इक्वेशन नंबर
1 2 3 जो हमने तीनों बिंदुओं पर जो कुल ऊर्जा निकाली है वो हमारे 3 समीकरण हैं 1 2 3। हम देखते हैं तीनों समीकरण में जो है कुल ऊर्जा जो है वो mgh की प्राप्त होती है। ठीक है, समीकरण 1 2 और ये आपका जो लास्ट वाला है ये तीसरा समीकरण है। ठीक है, तीनों स्थितियों में जो ऊर्जा होती है वो हमको mgh प्राप्त होती है। तो आपका इससे स्पष्ट होता है कि वस्तु के मुक्त गमन के दौरान सभी बिंदुओं पर गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। दोनों ऊर्जाओं का योग हमेशा नियत रहता है। कभी गतिज ऊर्जा अगर शून्य रहेगी तो स्थितिज ऊर्जा का जो मान प्राप्त होगा वही कुल ऊर्जा होगी, या मान लीजिए कहीं स्थितिज ऊर्जा शून्य है तो गतिज ऊर्जा का कुल मान होगा वही उसकी संपूर्ण ऊर्जा होगी। धन्यवाद।